जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 269 हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मेमे एक बूढ़ी सी औरत के पास थी। प्रेजेंट में माँ की यूटा के ऊपर गुस्सा कर रही थी। यूटा तुम गधे, अगर तुम अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हैप्पी एंडिंग हो गई। जब भी वहाँ पर मेगुमी और बाकी सब आ जाते हैं। मेगुमी कहता है माँ की सेनपाई। यो मेगुमी, अब तुम कैसे हो? हाँ, मेरा सर अभी भी चकरा रहा है, शायद ये अनलिमिटेड वर्ड का कोई इफेक्ट है। वैसे मैं आप सबसे सॉरी मांगना चाहता हूँ, इसे बाद के लिए बचाओ, और वैसे भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेगुमी कहता है नहीं। यूजी कहता है पर मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। कुसाकावे कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि गोजो ने डिसाइड किया कि वो इटाडोरी को नहीं मारेगा और हालातों की वजह से इटाडोरी केंजाऊ का विक्टिम बन गया। वैसे मैं भी चाहता था कि इटाडोरी उसी वक्त मार दिया जाए। अगर प्रिंसिपल यागा ने मुझे समझाया नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता, पर मुझे नहीं लगता कि यह गलत था। सभी लोगों के हालातों ने आज को बनाया है, इसीलिए तुम लोगों को गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान के लिए बच्चों की तरह हरकतें करो, मुझे अभी से बूढ़ों जैसी फीलिंग आ रही है। यूजी पूछता है तो कोत्सु सेनपाई की बॉडी नॉर्मल कैसे हो गई? यूटा कहता है ये सब रीका की वजह से हुआ। मुझे लगा जब मैं गोजो सेंसे की बॉडी में गया तो मेरा और रीका का कनेक्शन टूट गया, पर असल में रीका मेरी बॉडी को पकड़े हुई थी और लगातार रिवर्स कस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी। जब केंजाकू की टेक्निक डोमेन की वजह से ख़त्म हो गई तो मुझे लगा मैं मर गया। मेमे कहती है हाँ, उस पार्ट ने मुझे भी डरा दिया था क्योंकि हमें लगा था कि डोमेन के बाद भी केंजाकू की टेक्निक काम करती रहेगी। कुसाकावे कहता है केंजाकू शायद इतनी सारी टेक्निक का किसी बैरियर टेक्निक की वजह से इस्तेमाल करता होगा। हम इतने बड़े बैरियर मास्टर को अच्छे से इमिटेट नहीं कर सकते। यूटा कहता है जब मेरी टेक्निक वापस आई तो रीका ने किसी तरीके से हमें वापस रिकनेक्ट कर दिया और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मैं आप सबसे सॉरी मांगना चाहता हूँ। यूजी कहता है मुझे ऐसी स्टोरी नहीं सुननी। मागी कहते हैं यहाँ पर बात यह है कि अगर यूटा ने अपने ट्रिक्स को अच्छे से इस्तेमाल किया होता तो हम और भी आसानी से जीत जाते। सबसे पहले केंजाऊ के ऊपर सरप्राइज अटैक मुझे करना था, उसके बाद इगोरोमा की एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड स्ट्रेटजी। अगर हम उस तकनीक के साथ टोगे के कर्ज वर्ड को ऐड कर देते हम और भी आसानी से जीत जाते। वो वॉइस रिकॉर्डर हिगुरमा के पास होना चाहिए था। टोगे ने अपने नोट में लिखा था कि हम बहुत सारे कर्ज वर्ड्स को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते और एक टेप रिकॉर्डर में सिर्फ एक ही कर्ज वर्ड को रिकॉर्ड किया जा सकता है। टोडो कहता है माकी, तुम्हारे पास कर्ज एनर्जी नहीं है, इसीलिए तुम मेरी बोगी बोगी टेक्निक का टारगेट नहीं बन सकती थी। ओकोत्सु भी मेरे सपोर्ट के बिना सरप्राइज अटैक को नहीं कर पाता और ऊपर से कर्ज वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए हमें ओकोत्सु और रीका की ज़रूरत थी। पांडा कहता है टोगे के कर्ज वर्ड की टाइमिंग ठीक होनी चाहिए थी, नहीं तो टोगे के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालती। अगर सुकना ठीक हालात में होता तो कर्ज वर्ड्स उसके ऊपर काम नहीं करते। टोगे कहता है सैल्मोन। हिगुरमा कहता है सुकना सिर्फ मेरे साथ खेल रहा था, वो मुझे कभी भी मार सकता था। अगर ओकोत्सु वहाँ पर होता तो वो मुझे उसी टाइम मार देता। ऊपर से कर्ज वर्ड्स को आसानी से झेला जा सकता है ना? इसीलिए मैंने फैसला किया कि उसका इस्तेमाल ओकोत्सु के डोमेन में ही होगा जहाँ पर कोई और थ्रेट नहीं है। मेरे डोमेन के अंदर हम वैसे भी कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते जिससे दूसरों को चोट पहुँचे। कुसाकावे कहता है फिर भी ये वापस छुपाने वाला है कि ये जो आदमी सिर्फ 2 महीने के लिए सॉर्सर बना है वो अभी तक जिंदा है। हिगुरमा कहता है ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि मैं किसी तरीके से बच गया। मागी कहती है फिर भी अगर वो फॉरेन वाले लोग शुरुआत से ही यहीं होते तो चीज़ें अलग होती। इस बात के ऊपर सब एग्री करते हैं। यूटा कहता है उन्होंने कहा था कि वो नहीं आएंगे, हमें यह सोचना चाहिए था कि अगर क्या हो अगर वो आ जाए तो। मागी कहती है पर वो आ गए हैं ना? यूजी कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओकोत्सु सेनपाई के कर्ज टूल्स की वजह से अपनी फिंगर्स को छुपा पाया है ना? मागी कहती है उन फिंगर्स को छुपाने के लिए सिंपल ग्लव्स भी काम आ जाते। यूजी कहता है पर ओकोत्सु सेनपाई की वजह से ही हम सुकना के सेकंड डोमेन एक्सपेंशन को रोक पाए। मागी कहती है और मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो शुरुआत से ही वहीं होता तो इस जगह तक बात पहुँचती ही नहीं। हकारी कहता है वैसे अच्छा था कि हम रीका के अंदर रह पाए। गोजो के बाद हमने जल्दी से सुकना और ओराओमे को अलग अलग कर दिया, यह भी ओकोत्सु की वजह से ही हुआ। सुकना की बैटल के दौरान वो सब रीका की एक एक्सटेंशन के अंदर थे। टोडो कहता है वैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। मैंने मेमे सान के साथ सुकना के डोमेन एक्सपेंशन के खिलाफ प्रिपरेशन की थी, पर मैं चोसो और इटाडोरी को उस वक्त नहीं बचा पाया। किरारा कहता है क्या उस टाइम ईसू टेक्निक की रेंज थी? नहीं, यह ईसू नहीं था, ईसू था। सुकना की कस्ट डोमेन के बीच में सुकना की कस्ट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा थी, उसी कस्ट एनर्जी की वजह से मैं उन दोनों को नहीं बचा पाया। इनो कहता है मैं भी उसी सेंटर में था, पर वहाँ पर यू आ गया और उसने मुझे बचा लिया, इसलिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है।
चोजो को बचना चाहिए था। यूजी कहता है अगर ऐसा होता तो मैं मर जाता, ये किसी की भी गलती नहीं है। मागी कहती है ऐसा नहीं है कि मैं इल्ज़ाम यूटा के ऊपर डालना चाहती हूँ, मुझे खुद भी 2 बार ब्लैक फ्लैश लगा, पर यहाँ पर चीज़ ये है कि ये आदमी, पर चलो छोड़ो। मीवा कहती है मैं बिल्कुल डर गई थी, भले ही मैं स्टैंड बाय पर थी पर मैं भी डोमेन के पास थी। क्या होता अगर टोडो की टेक्निक सिर्फ मेरे ऊपर काम करती। कुसाकावे कहता है क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम बैटल को ज्वाइन नहीं करोगी? हाँ, मैं बैटल में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ऐसा करती तो आप इसके खिलाफ होते। निशिमिया कहती है मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं किसी भी काम नहीं आई। मेमे कहती है ये तुम क्या कर रही हो, जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने अच्छे से किया। हकारी कहता है मैं भी उराव में इससे जल्दी निपटने के बाद सुकुना से लड़ना चाहता था, पर वो सच में ताकतवर थी। नोबारा कहती है मैं लास्ट मिनट तक सोई पड़ी थी इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती। यूई कहता है लगता है हर किसी ने अपने अपने रिग्रेट है, मेरे ख्याल से हर कोई यही मानता है कि MVP मैं हूँ। किरारा कहता है तुमने मुझे बीच में ही छोड़ दिया था। यूई कहता है किरारा तुम काफ़ी भारी हो। किरारा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। यूई कहता है तुम सबको रिलैक्स होना पड़ा है क्योंकि मेरी बहन ने सबसे मुश्किल काम किया, मेरी बहन ने शैडो स्टाइल पर बहुत काम किया है ना। मैं कहती है मैं इससे मना नहीं करती, मेरी ज़िंदगी को पैसों में नहीं तोला जा सकता और अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस पर रिस्क नहीं ले सकती। हकारी कहता है शिंकागे स्टाइल, क्या तुम उस चीज़ के बारे में बात कर रही हो कि तुमने सिंपल डोमेन के ऊपर से सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी? कुसाकावे कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, शिंकागे स्टाइल के ऊपर एक फैमिली का कंट्रोल था। इसे ओरिजिनली जीनियस सदात्सुना आस्या ने रिक्रिएट किया था। उन्होंने इसे ऐसा बनाया था कि बाकी फैमिलीज़ को ना मिले, पर जैसे जैसे जनरेशन बीती वो सिंपल डोमेन पब्लिक होने लगा और ये एक ट्रेड सीक्रेट बन गया। यूजी और नोबारा को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो अपने शिंकागे स्टाइल के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रखते थे। वो अपने स्कूल में फॉलोअर्स को बुलाते और उन्हें शिंकागे स्टाइल सिखाते, और शिंकागे स्टाइल के उन सॉर्सर के लिए काफ़ी ज़रूरी है जिनके पास खुद की कस्ट टेक्निक नहीं है। पर इस चीज़ में एक कमी थी, हम शिंकागे स्टाइल को सिर्फ अपने फॉलोअर्स को ही सिखा सकते थे और कुछ और भी चीज़ें थीं, जैसे हमें फैमिली के हेड की बातें माननी पड़ती थी और सबसे बड़ा इशू था लाइफ स्पेन। फैमिली का हेड शिंकागे स्टाइल के बदले डिसाइपल का थोड़ा लाइफ स्पेन लेता था। शिंकागे स्टाइल के हेड की आइडेंटिटी हमेशा छुपाई जाती थी, इसीलिए लाइफ स्पेन वाली बात सच थी, पर इसके बारे में हमें बाकी चीज़ें नहीं पता थी। बहुत सारे बूढ़े डिसाइपल काफ़ी लंबे समय तक जीते थे, जैसे ही हेड मरता तो वो अगले हेड बन जाते। जब तक हेड अपने आप को पब्लिकली नहीं दिखाएगा तो उसे पहचानना काफ़ी मुश्किल था। कुसाकावे कहता है शिंकागे स्टाइल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थे उन्हें सिर्फ फैमिली का हेड ही हटा सकता था, पर जहाँ तक मुझे पता है किसी भी सीनियर डिसिपल को यह नहीं पता था कि हेड कौन है। मैं कहती है पर अभी वो हेड यहीं है ना? कुसाकावे कहता है हाँ इस वक्त शिंकागे स्टाइल का हेड मैं हूँ, इसलिए सिंपल डोमेन के रिस्ट्रिक्शन और लाइफ स्पेन वाला शो अब नहीं है। मैं कहती है जल्दी मेरा यूई अगला हेड बनेगा और फिर हम सभी डिसाइपल मंथली फीस लेंगे। यूई बिल्कुल खुश था। यूई कहता है आप कितनी अच्छी हैं निसामा। मैं कहती है लगता है कि कर्सेस की दुनिया सब्सक्रिप्शन की तरफ जा रही है। फ्लैशबैक में बूढ़ी सी औरत पूछती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं कहती है ये तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में है। वो औरत कहती है पर तुम यहाँ क्यों हो, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐड हूँ? मैं कहती है मैंने किसी से पूछा जो कि जानता था कि तुम अपने डिसाइपल्स को 3 ग्रेड फैमिली से लड़ने के लिए ट्रेन करती हो। कोई भी ये नहीं जान पाता, पर तुम पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहती थी। वो बूढ़ी औरत कहती है तेंगन। मैं कहती है इसमें काफ़ी टाइम लगा और तुमने खुद के डिसाइपल्स का लाइफ स्पेन लिया ताकि तुम ये व्यू देख सको, है ना? ये सच में कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसे पैसा नहीं खरीद सकता, पर अब जब जैनिन क्लैन ख़त्म हो चुकी है और कामो और गोजो क्लैन भी बैटल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, पर पैसे से ज़्यादा ज़रूरी वो चीज़ें हैं जिन्हें पैसे से नहीं बचाया जा सकता। अगर सिंपल डोमेन के ऊपर तुम्हारा मोनोपोली नहीं होती तो कुछ सॉर्सर बच जाते, और ऊपर से वो मेरे भाई को चोट पहुंचाना चाहते थे, तो ये तो होना ही था। मैं उस बूढ़ी औरत को मार देती है। बेसिकली यहाँ पर ये हुआ कि औरत शिंकागे स्टाइल की स्कूल की हेड थी जिसने सिंपल डोमेन के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी और सुकुना के खिलाफ सिंपल डोमेन की ज़रूरत थी, इसलिए मेमे ने उसे ढूंढकर मार दिया, जिसकी वजह से कुसाकावे अगला हेड बन गया और सभी रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।